Hello everyone. Now let's consider another topic called total internal reflection इस जिसको शॉर्ट में आप TIR कह सकते हो. सो ये क्या कॉन्सेप्ट है. इसके लिए लेट्स से कि अपने पास एक ये मीडियम बाउंड्री है और दो मीडियम को सेपरेट करते हैं. एक म्यू1 डाउन साइड है, म्यू2 अप साइड है. अनलेस से ये म्यू1 जो है वो डेंसर मीडियम है, डेंसर है, और म्यू1 इज़ रेयर. इसका मतलब हुआ कि म्यू1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, म्यू2 की वैल्यू कम रही होगी. और अपने पास एक ऑब्जेक्ट है या सोर्स है, पॉइंट सोर्स है लाइट का, वो अपने यहाँ पे रख दिया है. तो यहाँ से किस तरह से लेट से ये जो प्लेन ये बाउंड्री है वो प्लेन है, तो हमको ये देखना है कि किस तरह से लाइट का प्रोपगेशन रहेगा. सो अगर आप इस वाली लाइट को कंसीडर करते हो जो स्ट्रेट चलता है यहाँ से, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से फॉल करेगी कि इसका जो इंसिडेंट एंगल होगा वो ज़ीरो होगा. तो फिर ये ज़ीरो एंगल पर रिफ्रैक्ट करके सेकेंड मीडियम पे चला जाएगा. ओके. बट अगर आप दूसरा लाइट रे कंसिडर करोगे जो कि जिससे यहाँ पर आता है, सो उसके लिए आप एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करते हो. एंड देन आफ्टर यू विल से कि जो कि इस तरह से पाथ पे जाने का था, बट मीडियम चेंज होने की वजह से अब ये बेंड करेगा और ये नॉर्मल है. देन यू नो कि अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे ट्रैवल करती है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डेंसर से रेयर पे जाता है तो नॉर्मल से अवे जाता है. इसका मतलब लाइट रे सीधा नहीं जाएगा जैसा ये जाना था. नाइदर इट विल गो इन दिस वे, रादर इट विल गो इन अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस. सो उस केस में ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा और ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो आप बोलोगे कि डेंसर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है तो रेयर के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है. नो, अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो था, आर की वैल्यू भी ज़ीरो थी. जब हम आगे बढ़ते हैं तो आई की वैल्यू बढ़ रहा है तो आर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ रहा है. सो अगर आर इज़ ग्रोइंग फास्टर तो आप पाओगे कि एक ऐसा एंगल मिलेगा जहाँ पर आर 90 डिग्री हो जाएगा और आई 90 डिग्री होगा, उससे पहले आर 90 डिग्री हो जाएगा. सो देयर माइट बी सम सिचुएशन मे बी लाइक हियर, जब आप इस पॉइंट पर इंसिडेंट कराएंगे लाइट रे को तो इसके लिए ये नॉर्मल होगा. नाउ यू कैन सी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है और इससे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा था. तो अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट रे हो सकता है कि 90 डिग्री पे चलना स्टार्ट हो जाए, रिफ्रैक्टेड लाइट रे. तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पर ये 90 डिग्री आने लगता है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बन गया. जिस एंगल पर, इस एंगल को हम थीटा सी से लिखते हैं और ये एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल. राइट. सो एक टर्म आता है क्रिटिकल एंगल, एक इम्पोर्टेंट टर्म है और जनरली इसको हम थीटा सी से लिखते हैं. सो कैन वी से कि ये वो इंसिडेंट एंगल है जिस इंसिडेंट एंगल पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है और रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बाउंड्री ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है. सो इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, it is angle of incidence from denser to rarer medium. ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम denser to rarer medium at which the angle of refraction becomes 90 degree. जिस एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं और ये इंसिडेंट एंगल होता है. अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसके लिए हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ वैलिड होना चाहिए. स्नेल्स लॉ, एज पर दिस स्नेल्स लॉ आप पाओगे कि आई की वैल्यू कितना लिखना है, क्रिटिकल एंगल. आर की वैल्यू कितना लिखना है, दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हाउ मच, इट इज़ 90 डिग्री. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको पता है. तो स्नेल्स लॉ सेज कि म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर. ये म्यू1 म्यू2 करस्पॉन्डिंग लिए गए हैं. म्यू1 एज जहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, म्यू2 रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसकी बात हो रही है. म्यू1 को म्यू1 रखेंगे, साइन आई को साइन थीटा सी बोल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू म्यू2 को म्यू2 रखिए, साइन 90. साइन 90 की क्या वैल्यू होती है सभी जानते हैं, दैट इज़ 1. सो यहाँ से साइन
क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पता चल जा रही है, दैट इज़ μ2/μ1। और अगर आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है एज सच तो फिर आप साइन इनवर्स के टर्म में लिख सकते हो। सो क्रिटिकल एंगल इज बेसिकली साइन इनवर्स μ2/μ1। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ गया क्रिटिकल एंगल के लिए कि जब कभी क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना हो आप इसको रिकॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से एक और बात क्लियर है कि साइन का जो वैल्यू होता है वो 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। तो μ1 और μ2 में कौन सा बड़ा होना चाहिए? तभी होगा जब μ2 की वैल्यू स्मॉलर हो, μ1 की वैल्यू लार्जर हो। इसकी वैलिडिटी तभी रहेगी जब μ2 इज़ स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू μ1। और वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही लेकर चले थे क्योंकि हमको पता था कि ये TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल तभी होगा जब हम डेंसर से रेयर जाएंगे। ओके, सो एक तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। अभी हम लोगों ने TIR के बारे में बात नहीं किया, ये ज़रूर बात किया कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अच्छा, आप सोचो कि अगर इंसिडेंट एंगल को जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ पर आपने आई रखा है, फिर उसको और बढ़ाया तो क्रिटिकल बन गया, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर लाइट कंसिडर करते हैं तो क्रिटिकल ये एंगल इंसिडेंट एंगल और बढ़ जाएगा। उस केस में आप पाओगे कि जो लाइट रे है फिर वो 90 से ज़्यादा तो बन नहीं सकता क्योंकि 90 से ज़्यादा बनेगा तो उसी मीडियम पे वापस आएगा। देन यू विल फाइंड कि अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर हमने इंसिडेंट कराया है तो फिर रिफ्रैक्शन बंद हो जाएगा। फिर लाइट रे टोटली क्या करेगी? रिफ्रैक्ट करेगी, क्योंकि जब कभी इंसिडेंट होती है बाउंड्री पे दोनों फिनोमेना चलते होते हैं, एक तो रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन के लिए आर की वैल्यू मैक्सिमम 90 हो सकती है और मैक्सिमम 90 तक पहुंच गया है। उसके बियॉन्ड फिर आप रिफ्रैक्शन बंद हो जाएगा, ओनली रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। सिंस ओनली रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे टोटल रिफ्लेक्शन, और इंटरनली हो रहा है इसलिए इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, राइट। तो हम TIR की डेफिनेशन बता सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप बोलोगे कि फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस विच आर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, विच आर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, there is no reflection, there is no refraction, there is no refraction। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ इसका मतलब लाइट रे सेकेंड मीडियम पे जाता ही नहीं है। there is no refraction, there is total internal reflection, and this is called TIR। सो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल के लिए आप पाओगे कि TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, नो रिफ्रैक्शन। सो लाइट विल नेवर गो टू द नेक्स्ट मीडियम और इट विल बी कमिंग बैक टू द सेम मीडियम, एंड दिस विल बी यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। कि जब लाइट को आपको एक बाउंड्री के बाहर नहीं निकालना हो तो उसको आप TIR कराएंगे तो उस बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगी, लाइट अंदर रह जाएगी, तो आप लाइट को गाइड कर सकते हैं। सो TIR यूज टू गाइड द लाइट कि किस तरह से उसको ट्रैवल करना है। और इसका सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ऑप्टिकल फाइबर पे है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर एक कॉन्सेप्ट है और काफ़ी यूज़फुल है प्रैक्टिकल लाइफ में। सो उस पर इसका हम लोग यूज़ करते हैं। फाइन, सो दिस इज़ TIR, बेसिक अबाउट इट। ये TIR को यूज़ करने के लिए एक पॉपुलर एग्जांपल है, उसको हम लोग समझ लेते हैं और इसको यूज़ कर लेते हैं। ये ऐसा बोलेगा कि एक एयर में एक कोई मीडियम रखा हुआ है, उस मीडियम के अंदर मे बी वाटर और मे बी समथिंग, उसके अंदर एक आपने सोर्स रख दिया है। ये सोर्स है, लाइट का पॉइंट सोर्स है, और आप बाहर से देखते हो somebody इज़ वॉचिंग फ्रॉम आउटसाइड, सो ऑब्जर्वर इज़ समवेयर हेयर एंड दैट इज़ ऑब्जर्विंग। तो अगर ये ऑब्जर्वर देखना चाहता है तो आपसे पूछेगा कि बताइए हाउ मच एरिया द लाइट इज़ कमिंग आउटसाइड, और ये ऑब्जर्वर किस एरिया से लाइट को वॉच कर सकता है और कितने एरिया पे उसको इल्यूमिनेशन नज़र आएगा, तो वो आपको पता करना है। सो इट सेज फाइंड एरिया विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। विजिबल का मतलब हुआ जहाँ पर लाइट दिख रहा है उस वाले पार्ट को, और बाकी सारा जहाँ लाइट नहीं होगी वो डार्क होगा। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा, जैसे कि ये जो हाइट है इसका लिट से कि h डिस्टेंस पे आपने रखा हुआ है तो h आपको नोन है। सो होगा क्या, जो भी आपने पढ़ा बस उसी को अप्लाई कर देना है कि यहाँ से जो ये लाइट रे जाएगी ये सीधा चला जाएगा तो इसको दिखाई देगा कि यहाँ पर लाइट आ रही है। फिर अगर आप ये लाइट कंसीडर करते हो तो ये जो लाइट है
वो भी दिख जाएगी क्योंकि वो इस मीडियम पे जा रही है। अगर उस लाइट के बियॉन्ड दिखना बंद हो जाएगा जहाँ पर लाइट नेक्स्ट मीडियम पे जाना बंद हो जाएगी। सो अगर हम बोलें कि लेट से कि अगर ये वो केस रहा होता है जिसमें आपने इसको क्रिटिकल एंगल पे डाला है, क्रिटिकल एंगल पे, तो लाइट रे कुछ ऐसा चला गया होता है। इसके बियॉन्ड लाइट रे नेक्स्ट मीडियम पे जाना बंद कर देगा, तो फिर नेक्स्ट मीडियम पे दिखाई देना बंद हो जाएगा। जिस तरह से ये राइट साइड पे दिखाया गया है, लेफ्ट साइड पे एग्जैक्टली सिमिलर वे पे स्टोरी बनेगी। तो यहाँ पर भी एक लाइट रे आप दिखा सकते हो एट द सेम एंगल, क्रिटिकल एंगल। अगर ये भी क्रिटिकल एंगल पर फॉल कर रहा है तो उसके बाद ये लाइट रे इस तरह से चला जाएगा, फिर ये इसके बियॉन्ड TIR होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टॉप से देखोगे तो ये 2 डायमेंशनल में नज़र आएगा, और 2 डायमेंशनल में कुछ ऐसा नज़र आएगा कि एक सर्कल बन रहा होगा, सर्कल बन रहा होगा, राइट। वो सर्कुलर एरिया पे लाइट आपको नज़र आएगी, उसके बियॉन्ड आपको डार्कनेस नज़र आने वाला है। तो बेसिकली वो सर्कल का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। अगर वो आप सर्कल इमेजिन कर पा रहे हो तो आप ये भी समझ सकते हो कि इन दैट केस यूल फाइंड कि ये जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होगी ये रेडियस का काम करेगी। सो दैट विल बी रेडियस ऑफ दिस। और अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है सो यू कैन से कि एरिया की वैल्यू, मैं सोल्यूशन वाली बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एरिया इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू सर्कल, सर्कल का एरिया πr² होता है क्योंकि वो सर्कल बनेगा, और आप उसको डिस्क भी कह सकते हो। सो उस डिस्क का एरिया जो है वो πr² हो जाएगा। आर की वैल्यू आपको पता चली तो काम हो जाएगा। अब आप बोलोगे अगर ये θc एंगल है तो ये भी एंगल कितना रहा होगा, θc रहा होगा, क्रिटिकल एंगल बराबर होंगे। तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको नज़र आएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप tan थीटा लगा सकते हो। तो tan θc की जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आती है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो यहाँ से r की वैल्यू आपको पता चल जा रही है, r इज़ इक्वल टू h इंटू tan θc। नाउ आपको h बताया गया है और θc अगर आप कैलकुलेट कर पाते हैं तो फिर आपको r कम्प्लीटली नज़र आ जाएगा। θc के लिए आप क्या करोगे कि ये जहाँ पर ये TIR हो रहा है वहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देंगे। सो स्नेल्स लॉ, अगर आप स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा म्यू ऑफ द मीडियम इंटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज़ θc, म्यू ऑफ द मीडियम विच इज़ AR साइन 90 डिग्री, क्योंकि वो जस्ट TIR हो रहा तो ये 90 डिग्री होगा और क्रिटिकल कंडीशन पर है। तो यहाँ से साइन θc की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। साइन θc इज़ 1/μ। अगर आउटसाइड एयर है तो 1/μ, अगर आउटसाइड कोई और मीडियम है तो अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो। अगर tan θc की वैल्यू, साइन θc की वैल्यू ये आ गई तो क्या हम tan θc कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके लिए आप जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है और ये 90 डिग्री है, इसको हाइपोटेनस बनाएंगे। इसको अगर आप θc नाम देते हो आप यहीं से भी समझ सकते थे, बट मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। साइन θc का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई दिस हाइपोटेनस। तो ये नेक्स्ट वाली डायमेंशन कितनी हो जाएगी, μ² - 1। ओके, अब आप यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। सो व्हाट दैट tan θc इज गोइंग टू बी इक्वल टू, tan θc कैन बी रिटन एज 1/√μ² - 1। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो r पता चल जाएगा, फिर r को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस TIR और critical angle to find the area that is visible from outside. Okay, now let's focus on कि this optical fiber कैसे function करता है, कैसे operate करता है, how this fiber cable takes the light signal with this। तो अगर अपने पास ये optical cable है, so ये जो केबल है ये जनरली ग्लास का बना रहता है और उसके इसमें 2 मीडियम को बेसिक वे पर रखते हैं। एक ये इनसाइड वाला मीडियम है जिसको हम कोर बोलेंगे, और ये एक अलग मीडियम है, ये ऊपर जो बनाया गया डाउन साइड है, ये उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। ये बहुत बड़ी केबल है, उस केबल का एक छोटा सा पोर्शन हम लोग देख रहे हैं और देखेंगे कि लाइट किस तरह से चलती है। सो दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड क्लैडिंग। इनके अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे, ये N1 होगा और लेट से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। लेट से आउटसाइड जो मीडियम है वो N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और अगर एयर होगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसके बाद में अगर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो किस तरह से ये चलता है उसके लिए बात करते हैं। सो लेट्स से कि एक लाइट इस तरह से इंसिडेंट कराया आपने, सो उसका एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल कुछ ऐसा जाएगा। जनरली हम सिमेट्रिकल मिड पॉइंट पे कराते हैं सो दैट कि अप साइड डाउन साइड सिमेट्री प्रिवेल करे। नाउ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसके बाद अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो कि कितना मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सो दैट कि लाइट इस पर गाइडेड चले, हम चाहते हैं कि लाइट इस पर गाइड होकर के चले, लाइट शुड नॉट गो सम आउटसाइड।
इसका मतलब है कि इस बाउंड्री को अगर क्रॉस ना करे, दैट मीन्स क्लैडिंग पोर्शन में ना जाए तो कम चलेगा। इसका मतलब हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाए, TIR होता रहे। सो अगर आपने लाइट को इस तरह से इंसिडेंट कराया 90 डिग्री पे तो डेफिनेटली आगे निकल जाएगा, और 0 पे अगर इंसिडेंट कराया तो डेफिनेटली ऐसा चला जाएगा। इसका मतलब है कि आई की एक मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू होगी जिस वैल्यू तक ये इसके अंदर चलेगा। सो उसको हम आई मैक्स एम बोल रहे हैं, आई मैक्स। इस आई मैक्स को हमको कैलकुलेट करना है, तो इस आई मैक्स के करस्पॉन्डिंग वो जस्ट TIR करने वाला है। तो ये एन से जब दूसरे मीडियम पे जाएगा तो कुछ इस तरह से जाएगा, और फिर यहाँ पर एक नॉर्मल आपको डिसाइड करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर इंश्योर करेंगे कि ये TIR कर रहा है। अगर ये TIR इंश्योर्ड हो गया, इसका मतलब है कि नेक्स्ट मीडियम पे नहीं गया। तो उस केस के लिए सिंस ये हम लोग बाउंड्री केस कर रहे हैं तो ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, और हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग ये भी क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। फिर आप पाओगे कि अगर आपने यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट कराया तो ये भी क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब है, और आगे चल करके भी ये क्रिटिकल एंगल को इंश्योर करता रहेगा। पॉइंट इज़ कि अगर हमने यहाँ पर TIR करा दिया, यानी क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट करा दिया, तो आगे फ्यूचर में वो सभी जगह पर क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट करेगा, तो फिर नेक्स्ट मीडियम पे नहीं जाएगी लाइट। मेकिंग सेंस? सो इस क्रिटिकल एंगल को हमको रिलेट करना है इस एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए, और बेसिकली हम ये पता करेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मैक्सिमम हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर रिफ्रैक्शन चल रहा है और यहाँ पर जस्ट TIR चल रहा है, तो उन दोनों के लिए हमको रूल्स लगाने हैं, तो स्नेल्स लॉ लगाने हैं। सो लेट्स अप्लाई द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ पहला इस फर्स्ट केस के लिए क्या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं n sin I m फॉर मैक्स इज इक्वल टू किस पे गया, कोर पे गया, दैट इज N1 sin R। R का मतलब ये वाला एंगल। कैन वी फाइंड कि ये 90 डिग्री था, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा सी रहा होगा। सो उसको हम डायरेक्टली 90 माइनस थीटा सी क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा sin I m इज इक्वल टू N1 बाई N इंटू, और ये क्या बन जाएगा आपका, साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा सी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो आपके पास ये रिलेशन रेडी हो गया है। अब हम TIR के लिए या फिर जस्ट क्रिटिकल एंगल के लिए यहाँ पर रूल लगाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये जाएगा कि साइन, और उससे पहले कोर इज़ N1 साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू क्लैडिंग N2 साइन 90 डिग्री, क्रिटिकल एंगल का केस यू रिमेंबर। तो इससे आपको साइन थीटा सी की वैल्यू पता चल जाएगी। साइन थीटा सी की जो वैल्यू आपको मिल रहा है दैट इज़ N2 डिवाइड बाई N1। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, अगर आपको N1 N2 के बिना आप क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करोगे, फिर ये थीटा सी की वैल्यू को शिफ्ट कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो वहाँ से आपको साइन ये आई मैक्स पता चल जाएगा, यानी मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर ये स्टोरी बनेगी वो आपको पता चल सकती है। सो लेट्स यूज़ 1 and 2। जब हम 1 और 2 को यूज़ करते हैं तो साइन आई मैक्स कैलकुलेट करना अपना पर्पज़ हो गया है, और ये बनेगा N1 डिवाइड बाई N कॉस थीटा सी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके। तो ये बनेगा N1 अपॉन N अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो ये बनेगा N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम और फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके लिए N1 डिवाइड बाई N इनसाइड इट्स गोइंग टू बी N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर डिवाइड बाई N1 स्क्वायर। ये N1 स्क्वायर जो है बाहर निकलेगा, इसे कैंसिल आउट हो सकता है, तो आपको पता चलेगा साइन आई एम इज इक्वल टू 1 अपॉन N अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। सो कई बार आपसे पूछेगा व्हाट फाइंड द मैक्सिमम एंगल सो दैट दिस ऑप्टिकल फाइबर विल बी ऑपरेटिंग प्रॉपरली। और कौन सा मैक्सिमम एंगल? मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब इस आई एम से ज़्यादा एंगल पर अगर आपने इंसिडेंट कराया तो फिर वो यहाँ पर सारा का सारा लाइट अंदर नहीं जाएगा, कुछ लाइट बाहर भी निकल सकता है। तो अगर आपको पूरा लाइट गाइड करके ले जाना है इनसाइड में गाइड करके क्यों ले जाते हैं, उसके पीछे वजह है कि ये लाइट जो होता है ये लाइट सिग्नल लेके चलता है, और उस सिग्नल में इन्फॉर्मेशन होती है। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको कहीं भेजनी है तो उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो सिग्नल शुड नॉट बी गोइंग समवेयर देयर। अगर लाइट इधर चला गया इसका मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन को वो कैरी कर गया जो कि वेस्ट हो गया, इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगा। और जनरली इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा N1 N2 N देगा। अगर आउटसाइड एयर बोलेगा तो N को 1 रख देंगे, जम जाएगा।
और एक ऑप्टिकल सिस्टम के लिए एक क्वांटिटी भी हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट्स कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर, सो न्यूमेरिकल अपर्चर जिसको शॉर्ट में हम NA लिखने वाले हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो बेसिकली एंगल के बारे में बताती है, कितना स्प्रेड ऑफ एंगल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि लाइट पास करे या फिर एग्जिट करे। मीनिंग ये है कि ये IM से रिलेटेड होता है, और उसको हम बोलेंगे कि ये जो यहाँ पर स्नेल्स लॉ का ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। दैट मीन्स एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल का साइन वैल्यू, दैट्स हाउ न्यूमेरिकल अपर्चर इज़ डिफाइंड। सो इसको n इंटू साइन I को हम बोलेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर, IM को, मैक्सिमम वाले पार्ट को। So this is called numerical aperture. So what is a numerical aperture? Refractive index और maximum angle का sin version। और अगर यहाँ से आप निकालना चाहो तो n को इधर शिफ्ट कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? न्यूमेरिकल अपर्चर इट्स गोइंग टू बी √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। सो ये सिंपल सा फार्मूला है, और एग्जाम के लिए कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ये बोलेगा कि आपको n1 कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और क्लैडिंग का पता है, बताइए न्यूमेरिकल अपर्चर कितना है। सो आप √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर कर दोगे। यहाँ से एक और बात क्लियर होगी कि n1 शुड बी ग्रेटर देन n2, और ये आप रिलेट कर सकते हो, n1 को बड़ा होना चाहिए, डेंसर होना चाहिए, n2 को रेयरर होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम TIR यहाँ पे चाहते हैं, तो उसके लिए डेंसर से रेयरर पे जाने की कोशिश करा रहे हैं। अगर आपने अदरवाइज़ किया तो लाइट वापस नहीं आएगी, रादर इट विल बी रिफ्रैक्टिंग, और रिफ्रैक्शन आप अलाउ नहीं करना चाह रहे हो। सो ऑप्टिकल फाइबर के लिए इतना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली ये फार्मूला और ये न्यूमेरिकल अपर्चर का फार्मूला। ओके, फ्यूचर में आप देखोगे कि लाइट को हम इस तरह से और भी प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, तो उसको स्मूथ ट्रैक पे ले जाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, ये इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेरिएबल कर देते हैं। तो अगर इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेरिएबल करेंगे तो पाथ हमारा और भी स्मूथ होगा, तो लॉसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू दिस बेसिक फॉर्म ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ओके, वो आप लेटर ऑन पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। सो आपने इसमें पढ़ा TIR क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और TIR और क्रिटिकल एंगल का एप्लीकेशन जो है ऑप्टिकल फाइबर, वो भी आपने स्टडी किया। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।